ठीक है। हेडिंग क्या है आपकी? संधारित्रों का संयोजन, है ना। संधारित्रों के संयोजन में दो प्रकार से क्या किया जाता है, संधारित्रों को आपस में संयोजित किया जाता है। ठीक है, पहला होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो संधारित्र है उसका संकेत क्या होता है। संधारित्र का संकेत होता है इस तरह से, दो लाइनें, ये दो लाइनें हो गई, ये संधारित्र का संकेत कहलाती है इस तरह से। ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, तो ये होता है संधारित्र का संयोजन, संधारित्र का संकेत। तो आपको ध्यान रखना है, जब ऐसा चित्र दिखता है इसका मतलब क्या है, वो संधारित्र है। क्या है ये? संधारित्र। ये संधारित्र की प्रथम प्लेट और ये संधारित्र की द्वितीय प्लेट कहलाएगी। ठीक, संधारित्र की प्रथम प्लेट कहलाएगी, संधारित्र की द्वितीय प्लेट कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये संधारित्र का क्या हो गया, सिंबल हो गया, संकेत हो गया। अब श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का मतलब क्या होता है? श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो 5 लड़कों को क्या कर दिया, मैंने लाइन से ऐसा खड़ा कर दिया, है ना, बिल्कुल एक दूसरे के बाजू में खड़ा कर दिया, 5 लड़के, है ना, और उनको बोल दिया सब लोग अपने अपने क्या कर लो, एक दूसरे के हाथ पकड़ लो। क्या कर लो? एक दूसरे के हाथ पकड़ लो। पहले वाले लड़के ने दूसरे वाले लड़के का हाथ पकड़ लिया, दूसरे ने तीसरे का पकड़ लिया, तीसरे ने चौथे का पकड़ लिया, चौथे ने पांचवें का पकड़ लिया, इस तरह से। तो क्या हो गया, पहला व्यक्ति किससे जुड़ा है? दूसरे से, दूसरा किससे जुड़ा है? तीसरे से, तीसरा किससे जुड़ा है? चौथे से। ये क्रम चलते रहेगा। तो ये जो संयोजन होगा वो क्या कहलाएगा आपका? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। ठीक है, और बात समझ में आ रही है? यस और नो? ये संयोजन क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। मतलब पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का हाथ पकड़ा, फिर दूसरे व्यक्ति ने तीसरे व्यक्ति का हाथ पकड़ा, तीसरे ने चौथे का पकड़ा, चौथे ने पांचवें का हाथ पकड़ा। तो ये जो है आपस में पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये जो जुड़ना है इसको क्या बोलते हैं हम? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन में अब ऐसे लाइन से खड़ा कर देते हैं, पहला व्यक्ति, फिर उसके सामने दूसरा व्यक्ति, फिर उसके सामने तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, और सभी के एक और लेफ्ट हैंड साइड में एक पोल गाड़ देते हैं और राइट हैंड साइड में गाड़ देते हैं, और बोलते हैं कि भैया सभी लोग क्या करो, एक उस पोल को क्या कर लो, पकड़ लो एक ही बिंदु से। तो सभी व्यक्तियों के लेफ्ट हैंड क्या होंगे? एक ही बिंदु पर पकड़ लेंगे वो, और सभी व्यक्तियों के राइट हैंड एक ही बिंदु पर। तो क्या होगा? एक दूसरे के समांतर रहेंगे वो, और सबका जो प्रथम हैंड होगा, पहला सिरा होगा या पहला हाथ होगा, वो क्या होगा? सबका एक ही पोल पर रहेगा, एक ही बिंदु पर रहेगा, इस तरह से। और इस तरफ वालों का सबका, है ना, और ये वाला हाथ क्या होगा उसका? एक ही बिंदु पर रहेगा। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे हम? तो मतलब पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति, ये खड़ा होगा, सबके लेफ्ट हैंड एक बिंदु पर, सबके राइट हैंड एक ही बिंदु पर। तो वो एक दूसरे के कैसे हो गए? समांतर हो गए। ऐसे संयोजन को क्या बोलते हैं हम? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? श्रेणी और समांतर का मतलब क्या होता है? श्रेणी में पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। समांतर में सब एक दूसरे के समांतर रहेंगे और लेफ्ट हैंड एक बिंदु पर सबके, और राइट हैंड एक बिंदु पर जुड़े रहेंगे सबके। क्लियर हो गई बात सबके लिए? यस और नो? क्लियर है? बढ़ू? चलो ठीक। तो अब देखते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। बहुत सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अभी आप देखेंगे, खुद ही बोलेंगे क्यों पढ़ा दी सर, ये तो हम घर में कर लेते। तो देखते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो मैं देखो अब आपको बताया था, जैसा बताया हूँ वैसा ही कर रहा हूँ कि नहीं। ये पहला संधारित्र, फिर ये दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, एनवा संधारित्र। आपको अगर परीक्षा में 3 संधारित्र पूछता है कि 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1, C2, C3 है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो आप केवल 3 ही बनाएंगे। मैं n संधारित्र जोड़ रहा हूँ। कितने संधारित्र? n संधारित्र जोड़ रहा हूँ। अगर आपको 3 पूछता है 3 ही बनाएंगे आप। ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया। ठीक है, तो ये पहला संधारित्र, पहले संधारित्र से दूसरा संधारित्र, दूसरे संधारित्र से तीसरा संधारित्र जुड़ गया, और ये क्रम क्या होते रहेगा? ये क्रम क्या होते रहेगा? चलता रहेगा। ठीक है, इस तरह से क्रम चलता रहेगा। और ये हो गया C1, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है,
इसकी धारिता C3 है और आखिरी वाला की धारिता कितनी Cn। और कितने संधारित्र हैं? n संधारित्र हैं। कितने संधारित्र हैं यहाँ? n संधारित्र हैं। ठीक है, तो चित्रानुसार C1 C2 C3 अप टू Cn धारिता वाले n संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन प्रदर्शित है, जिसमें प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को अगले संधारित्र की प्रथम प्लेट से संयोजित कर दिया गया है तथा यह क्रम चलते रहता है कि नहीं? संधारित्र की पहली प्लेट कौन सी है? ये है। संधारित्र की दूसरी प्लेट कौन सी है? ये है। तो पहला संधारित्र ये कहलाया, दूसरा संधारित्र ये कहलाया, तीसरा संधारित्र ये कहलाया, अंतिम संधारित्र ये कहलाया। प्रथम प्लेट कौन सी कहलाएगी? प्रत्येक संधारित्र की ये वाली प्रथम प्लेट कहलाएगी, ये द्वितीय प्लेट कहलाएगी। इस संधारित्र के लिए ये प्रथम प्लेट कहलाएगी, ये द्वितीय प्लेट कहलाएगी। इस संधारित्र के लिए ये प्रथम प्लेट कहलाएगी, ये द्वितीय प्लेट कहलाएगी। समझ गए? इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो आपने कैसे जुड़ा है बताओ? पहले संधारित्र की, इस जो प्रथम संधारित्र है उस प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को, प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को अगले संधारित्र की किससे जोड़ दिया? प्रथम प्लेट से क्या कर दिया आपने? संयोजित कर दिया। और यह क्रम क्या होते रहता है? चलते रहता है। और अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट को, अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट ये है, ये द्वितीय प्लेट ये है, इसको क्या कर दिया आपने? भूमिकृत कर दिया। ये कर दिया, देखो। ठीक, इस तरह से कर देते हैं। बात समझ में आ गई कैसे जोड़ा गया है ना? क्या बोला मैंने? पहले वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की प्रथम प्लेट से क्या कर दिया गया है? संयोजित कर दिया गया है। और ये क्रम क्या होते रहता है? चलते रहता है। अब हम क्या करते हैं? यहाँ प्लस क्यू आवेश देते हैं। जब प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ठीक है। अब इस प्लेट ए को हमने, यह पहली प्लेट को क्या किया? हमने प्लस क्यू आवेश दिया। प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाए तो प्लस क्यू यहाँ आ जाता है, प्लस क्यू, ये आ गया यहाँ प्लस क्यू। और स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण क्या होगा? इस दूसरी वाले प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर क्या आएगा? माइनस क्यू। और बाह्य पृष्ठ पर क्या आ जाएगा? प्लस क्यू। यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा। अब ये प्लस क्यू क्या होगा? इस तार की सहायता से क्या कहाँ चला जाएगा? दूसरे वाले संधारित्र में चला जाएगा। ये वाला प्लस क्यू उठकर कहाँ चला जाएगा? यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ माइनस क्यू। फिर यहाँ पर प्लस क्यू आएगा। ये प्लस क्यू जो है वो इस तार की सहायता से कहाँ चला जाएगा? तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट पर चला जाएगा। जहाँ प्लस आएगा तो प्रेरण के कारण यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा। और ये क्रम चलते रहेगा। फिर यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा, यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा, और यहाँ पर जो प्लस होगा वो कहाँ चला जाएगा? भूमि में विसर्जित हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई सबके? क्लियर है कि नहीं बात सबको? क्या किया? बिंदु ए को प्लस क्यू दिया, ये प्लस क्यू कहाँ गया? पहली संधारित्र की प्रथम प्लेट पर गया। स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण ये दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आ गया और इसके बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आएगा। ये प्लस क्यू इस तार की सहायता से, संयोजी तार की सहायता से कहाँ चला जाएगा? C2 के पहली प्लेट पर चला जाएगा। यहाँ प्लस क्यू आएगा, फिर यहाँ माइनस क्यू आएगा। फिर यही क्रम क्या होते रहेगा? चलते रहेगा। और अंतिम संधारित्र का जो धनात्मक आवेश है वो कहाँ चला जाएगा? भूमि में विसर्जित हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर विभव का आवेश की मात्रा कैसी है? समान है। आवेश की मात्रा बोला मैंने, प्रकृति ने, आवेश की मात्रा कैसी है? समान है। क्यू 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 क्यू, सब में क्या है आवेश की मात्रा? हर प्लेट पर आवेश की मात्रा क्या है? समान है। लेकिन सबके लिए विभवांतर कैसा होगा? अलग अलग होगा। सभी प्लेटों के मध्य विभवांतर कैसा होगा? अलग अलग। क्यों? क्योंकि दूरी अलग अलग है। बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी क्या है? अलग है। और विभवांतर जो है वो दूरी पर डिपेंड करता है ना? कहाँ से कहाँ तक लेकर आ रहे हो इस पर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पर विभवांतर हो जाएगा V1, संधारित्र प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V1, द्वितीय संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V2, तृतीय संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V3, और ये हो गया Vn। इस तरह से तो कुल जो विभवांतर हो जाएगा वो हो जाएगा V। परिणामी विभवांतर यदि हम बात करें तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच परिणामी विभवांतर जो होगा वो कितना होगा? V होगा। ये हो गया आपका कंप्लीट डायग्राम। डेरिवेशन में ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, बहुत सरल डेरिवेशन है ना? अभी आप खुद ही बोलोगे इतना सरल है। ताकत आपको इसमें लगाना है, फुल लगाना है ना? ठीक, क्लियर हो गई बात सबके? अब देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ। चित्रानुसार संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन प्रदर्शित है। चित्रानुसार संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन प्रदर्शित है, जिसमें
जिसमें प्रथम संधारित्र, या ऐसा बोलेंगे चित्रानुसार C1 C2 C3 डेश Cn धारिता वाले n संधारित्रों का, कितने n संधारित्रों का, क्या बोलेंगे चित्रानुसार C1 C2 C3 कामा लगाते जाएंगे C1 C2 C3 डेश Cn धारिता वाले n संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन प्रदर्शित है, जिसमें प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को अगले संधारित्र की प्रथम प्लेट से संयोजित कर दिया गया है तथा यह क्रम चलते रहता है। अंतिम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को भूमिकृत कर दिया जाता है। खत्म। फिर लिखेंगे जब प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जब प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो क्या होता है, तो प्रेरण के कारण द्वितीय प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश और बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह प्लस क्यू आवेश कहाँ चला जाता है, यह प्लस क्यू आवेश द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट पर चला जाता है। यह क्रम चलते रहता है और अंतिम संधारित्र की द्वितीय प्लेट का प्लस क्यू आवेश कहाँ चला जाता है, भूमि में विसर्जित हो जाता है, भूमि में चला जाता है, पृथ्वीकृत हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का परिमाण तो कैसा होता है, समान होता है। सभी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का परिमाण समान होता है, परिमाण मतलब मात्रा, आवेश का परिमाण समान होता है, परंतु प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। बन जाएगा सबसे, यस और नो, क्लियर? चलो ठीक, तो बन जाएगा। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ चित्रानुसार C1 C2 C3 अप टू Cn धारिता वाले n संधारित्र, सभी लोग चित्र की ओर देख रहे हैं। चित्रानुसार C1 C2 C3 अप टू Cn धारिता वाले n संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन प्रदर्शित है, जिसमें प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को अगले संधारित्र की प्रथम प्लेट से संयोजित कर दिया गया है तथा यह क्रम चलते रहता है। ठीक है। अंतिम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को भूमिकृत कर दिया जाता है। पैराग्राफ चेंज करेंगे। जब प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण द्वितीय प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश और बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह प्लस क्यू आवेश अगली संधारित्र की प्रथम प्लेट पर चला जाता है। यह क्रम चलते रहता है ना, तथा अंतिम संधारित्र की द्वितीय प्लेट का संपूर्ण प्लस क्यू आवेश भूमि में विसर्जित हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का परिमाण तो समान होता है, परंतु प्लेटों के मध्य विभवांतर कैसा होता है, सभी संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तब या होता है के बाद में मानाकी से शुरू करते हैं। मानाकी संयोजन की परिणामी धारिता, संयोजन मतलब ये जो हमने जोड़े हैं ये संयोजन कहलाएगा ना। संयोजन की परिणामी धारिता C, यही हमको निकालना है। C परिणामी धारिता C, कुल विभवांतर क्यों, क्योंकि अलग अलग विभवांतर है तो कुल बोला जाएगा। कुल विभवांतर V तथा कैपिटल V रहेगा, कुल विभवांतर V तथा आवेश तो एक ही है सबके लिए, तो आवेश Q है। तब से देखते हैं, माना कि संयोजन की परिणामी धारिता C, कुल विभवांतर V तथा आवेश Q है। तब कुल विभवांतर जो अलग रहेगा उसी को जोड़ना है। अलग कौन है, C1 C2 C3, इसको नहीं जोड़ सकते आप अभी, क्योंकि यही तो हमको निकालना है। तो फिर किसको जोड़ेंगे, तो फिर किसको जोड़ेंगे, ये जो अलग अलग दिया हुआ है C को नहीं जोड़ना है। आवेश और विभवांतर दोनों में देखेंगे कौन अलग अलग है, तो विभवांतर अलग अलग है, इसलिए विभवांतर को जोड़ेंगे। क्लियर हो गई बात सबको, है ना। तो कुल विभवांतर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू प्लस Vn, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक है सभी को? ओके। 26 नींद नहीं खुलती बच्चों की। चलो 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 चलो, नहीं। अब ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब क्या करें? अरे उधर जाना बेटा, अरे यार चलो नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ। हाँ, अब क्या होगा? ये हो गया समीकरण नंबर 1, है ना। अब C इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? Q अपॉन V। ठीक, जब C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है तो सूचित करता है, यहाँ से V का मान निकाल लो, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये V यहाँ आ जाएगा और Q के बटे में कौन आ जाएगा? C आ जाएगा। तो Q अपॉन कितना हो जाएगा? C। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। और जब V इज इक्वल टू Q अपॉन C हो गया, है ना, अतः V1 इज इक्वल टू कितना होगा? Q अपॉन C1, क्योंकि Q तो बदल नहीं सकते आप, Q तो सबके लिए क्या है? सेम है। Q का परिमाण तो सबके लिए सेम है। तो V यहाँ पर V इज इक्वल टू Q अपॉन C, आपको ये वाला सूत्र आ गया आपके पास में। कहाँ से आया? C इज इक्वल टू Q अपॉन V से आया, है ना। जब C इज इक्वल टू Q अपॉन V तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C, और यदि V इज इक्वल टू Q अपॉन C, है ना, अतः V1 इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन C1। V2 का मान निकालोगे तो क्या आएगा? Q अपॉन C2, कॉमा V3 का मान निकालोगे तो क्या आएगा? Q अपॉन C3। ऐसी डेस Vn का मान निकालोगे तो आएगा Q अपॉन Cn आ जाएगा। आवेश आप नहीं बदल सकते, क्योंकि आवेश का परिमाण सभी संधारित्र की प्लेटों पर कैसा है? समान है। बात समझ में आ गई सबके? यस और नो? यस। और जब ऐसा हो गया तो समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 और 2 से क्या? V के स्थान पर Q अपॉन C रखो, तो V के स्थान पर रख दिया Q अपॉन C इज इक्वल टू, रख दिया, और V1 के स्थान पर ये लिखा है, V2 के स्थान पर ये लिखा है, V3 के स्थान पर ये लिखा है, तो क्या आएगा? Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 प्लस डेस प्लस Q अपॉन Cn। क्लियर? Q अपॉन Cn दिख रहा है कि नहीं? Q अपॉन Cn लास्ट वाला नहीं दिख रहा है? अब वो लाइट पड़ रही इसलिए दिख रहा है, समझ जाना Q अपॉन Cn लिखा हुआ है ना, इस तरह से। अब बताइए, ये Q अपॉन C इज इक्वल टू, सब में से क्या कॉमन निकलेगा? क्या कॉमन निकलेगा सब में से? हाँ, Q कॉमन निकल जाएगा। Q कॉमन निकल जाएगा तो ये हो गया Q, राइट, बाहर, तो 1 अपॉन C1 बचा, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डेस प्लस 1 अपॉन Cn बचा। क्लियर है? अब Q से Q कट गया Q से Q, तो क्या बचा? 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 अप टू 1 अपॉन Cn। और ये हो गया आपका परिणामी धारिता के लिए व्यंजक। क्या हो गया? ये परिणामी धारिता के लिए व्यंजक हो गया कि 1 अपॉन समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता जो है 1 अपॉन C होती है। ठीक है, 1 अपॉन C इज इक्वल टू इतना होता है। अच्छा, अब ये बताइए कि इसको परिभाषित कैसे करेंगे? अतः के हमको क्या करना है? परिभाषित करना है। अतः अब ये C जो है ये क्या है? C क्या चीज़ है बताओ? C है परिणामी धारिता। C क्या है? C क्या है बताओ? संयोजन की परिणामी धारिता है। तो C तो परिणामी धारिता है, 1 अपॉन C क्या कहलाएगा? 1 अपॉन C क्या कहलाएगा बताओ? 1 अपॉन C क्या कहलाएगा? 1 अपॉन C क्या कहलाएगा? धारिता का व्यतिक्रम कहलाएगा। भाई उल्टा है ना,
क्या कहलाएगा, 1/c क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम कहलाएगा, संधारित्र की परिणामी धारिता का व्युत्क्रम कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया C धारिता, 1/c मतलब परिणामी धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी कि ये C हुआ परिणामी धारिता, 1/c कहलाएगा परिणामी धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों, पहले संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम 1/c, दूसरे संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम 1/c2, तीसरे संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम 1/c3, ऐसा। और इन सभी व्युत्क्रमों का क्या हुआ, योग प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो यहाँ नीचे लाइन में क्या लिखा जाएगा, अतः संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। क्या लिखा जाएगा, अतः, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, है ना, ये तो आप लिख ही लेंगे, बहुत होशियार हैं आप लोग। तो अतः संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता, है ना, परिणामी धारिता का व्युत्क्रम यानी कि 1/c हो गया, व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की धारिता के, सभी संधारित्रों की धारिता C1 C2 C3 है ना, के व्युत्क्रमों यानी कि 1/c1 1/c2 व्युत्क्रमों के योग मतलब ये हो गया प्लस के बराबर, है ना, परिणामी धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की धारिताओं के सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। और ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक, क्लियर हो गई बात। अतः संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट, है ना। तो समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, और इसको क्या बोलते हैं हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, है ना। समांतर क्रम संयोजन को बोलते हैं इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब समांतर क्रम संयोजन के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, बताओ, समांतर क्रम संयोजन के बारे में क्या बताया था, है ना। मैंने आपको बोला कि सभी लड़कों को क्या कर दो, एक ही लाइन में ऐसा खड़ा कर दो। ठीक है, एक ही लाइन में खड़ा कर दीजिए, यानी सभी, पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, और ये डेश अंतिम वाला संधारित्र। ठीक है, ये इस तरह से, और सभी संधारित्र को एक ही बिंदु से जोड़ दो। ये देखो जोड़ रहा हूं, इस तरह से। ये हो गया बिंदु A और ये हो गया बिंदु B। क्लियर है चित्र सबके लिए। और ये पहला संधारित्र जिसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3 और इसकी धारिता कितनी हो गई, Cn हो गई। क्लियर, ओके। और अब क्या करेंगे, अब देखेंगे आप कि इस संयोजन में क्या हुआ है, सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेटों को क्या कर दिया गया, पहली प्लेट, सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट को क्या कर दिया आपने, बिंदु A से जोड़ दिया है। और संधारित्रों की दूसरी वाली प्लेट जो है, द्वितीय प्लेट, उसको क्या कर दिया, बिंदु B से जोड़ दिया। और बिंदु B को क्या कर देंगे, बिंदु B को भूमिकृत कर देंगे, है ना। बिंदु B को क्या कर दिया आपने, भूमिकृत कर दिया। क्लियर है सबको, क्लियर, राइट।
और आप क्या करेंगे, अब जब संधारित्र के बिंदु ए को क्या करेंगे, हम प्लस क्यू आवेश देंगे। यहाँ जब हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये प्लस क्यू आवेश जो होता है इन धारिताओं के अनुपात में क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। यानी यहाँ का आवेश जो है वो संधारित्र C1 में भी जाएगा, C2 में भी जाएगा, C3 में भी जाएगा, Cn में भी जाएगा, सभी संधारित्र में जाएगा। उसकी धारिताओं के अनुसार जिसके जितनी क्षमता है उतना उतना आवेश क्या करेंगे, वो सभी संधारित्र क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। ठीक, तो देखते हैं, ग्रहण करवाते हैं। जब यहाँ प्लस क्यू देंगे तो यहाँ चला गया, मान चलो प्लस Q1, यहाँ प्लस Q1 गया तो इसके यहाँ पर क्या आएगा, माइनस Q1 आएगा, और बाकी यहाँ का प्लस यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ का पूरा प्लस कहाँ चला गया, ये बिंदु B है, ये प्लस वाला कहाँ चला गया, भूमि में चला गया। क्लियर हो गई बात, है ना। फिर यहाँ Q1 गया, यहाँ प्लस Q2, यहाँ Q2 तो यहाँ माइनस Q2 आएगा, फिर यहाँ प्लस आएगा प्लस Q2, ये प्लस Q2 यहाँ चला जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा प्लस Q3, यहाँ क्या आएगा, माइनस Q3। थोड़ा बड़ा बनाना है ना, थोड़ा सा बड़ा बनाना, ठीक है। और फिर यहाँ का प्लस जो होगा कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। वैसे यहाँ प्लस Qn आएगा, और यहाँ इसमें क्या आएगा, माइनस Qn आएगा, और यहाँ फिर प्लस आएगा, ये प्लस कहाँ चला जाएगा, B में चला जाएगा, और B से कहाँ चला जाएगा, भूमिकृत हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि सभी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश कैसा है, सभी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश अलग अलग है। सभी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश की मात्रा कैसी है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। लेकिन सभी संधारित्रों के लिए बिंदु ए और बिंदु बी क्या है, कॉमन है। बिंदु ए और बिंदु बी कॉमन है, इसलिए विभवांतर जो होगा ना, यहाँ पर विभवांतर जो होगा V, ये सभी प्लेटों के लिए कैसा रहेगा, सभी संधारित्र की प्लेटों के लिए कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो अंतर समझ में आ रहा है, अंतर क्या था, इसके पहले वाले इसके पहले वाले में अंतर क्या था बताओ, अभी वाला और इसके पहले वाला जो था उसमें क्या अंतर है, उसमें आवेश समान था और विभवांतर अलग अलग था। इसमें चूंकि बिंदु बदल नहीं रहे हैं सभी संधारित्र की प्लेटों के लिए, क्योंकि सभी संधारित्र बिंदु ए से पहली प्लेट के और सेकंड प्लेट क्या हुई है, बिंदु बी से जुड़े हुई है, इसलिए बिंदु बदल नहीं रहे हैं, दूरी बदल नहीं रही है उनकी, इसलिए विभवांतर कैसा रहेगा, समान रहेगा। वहाँ विभवांतर अलग अलग था, आवेश समान था। यहाँ आवेश अलग अलग है, Q1, Q2, Q3, Qn, विभवांतर कैसा है, समान है। क्लियर हो गई बात अब सबको, यस और नो, बोलिए क्लियर है। आज बच्चे फिर कम जुड़े हुए हैं। तो ये आपने देख लिया। अब देखो मैं फिर से बता रहा हूँ क्या होगा, चित्रानुसार C1, C2, C3 अप टू Cn धारिता वाले n संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन प्रदर्शित है। चित्रानुसार C1, C2, C3 अप टू Cn धारिता वाले n संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन प्रदर्शित है, जिसमें सभी संधारित्रों की सभी संधारित्र की प्रथम प्लेटों को बिंदु A से तथा द्वितीय प्लेट को बिंदु B से संयोजित कर दिया गया है, बिंदु B को भूमिकृत कर दिया गया है। ठीक, ये हो गया आपकी संरचना। अब जब बिंदु A को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो यह आवेश सभी संधारित्रों में उनकी धारिताओं के अनुपात में या धारिताओं के अनुसार क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, फिर और वितरित हो गया, उसके बाद में क्या बोलेंगे, बिंदु B का संपूर्ण प्लस Q आवेश कहाँ चला। अब वही आएगा फिर स्थिर विद्युत त्वरण की घटना हुई, तो यहाँ तो सब में अलग अलग थोड़ी ना बताएंगे। स्थिर विद्युत त्वरण के कारण क्या होगा, पहली वाली में माइनस Q1 आएगा, फिर यहाँ प्लस आ गया, यहाँ चला गया, है ना। इतना बताने की हमको आवश्यकता नहीं है। बिंदु B का संपूर्ण प्लस Q आवेश, यानी यहाँ प्लस Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q1, प्लस यहाँ आ गया प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q2, यहाँ आ गया प्लस Q2, प्लस Q3 माइनस Q3, यहाँ प्लस Q3 आया, यहाँ आ गया, यहाँ से यार संपूर्ण कहाँ चला जाएगा, इस तरह से हो जाएगा।
तो एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ आपके लिए चित्रानुसार C1, C2, C3 अप टू Cn धारिता वाले n संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन प्रदर्शित है, जिसमें सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट को बिंदु A से तथा द्वितीय प्लेटों को बिंदु B से संयोजित कर दिया गया है। बिंदु B को भूमिकृत कर दिया गया है। राइट। फिर बोलेंगे जब बिंदु A को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो यह प्लस Q आवेश सभी संधारित्रों में उनकी धारिताओं के अनुपात में वितरित हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरह से बोल देंगे। बिंदु B का संपूर्ण धनात्मक आवेश भूमि में क्या हो जाता है, विसर्जित हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी संधारित्रों के प्लेटों के मध्य विभवांतर V कैसा होता है, समान होता है, परंतु संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का परिमाण भिन्न भिन्न होता है। यह आपकी थ्योरी हो गई। क्लियर। आखिरी में क्या लाइन लिखना है कि स्पष्ट है कि सभी संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर भी समान होता है, क्योंकि बिंदु सबके लिए समान है, विभवांतर भी समान होता है, परंतु क्या, परंतु प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का परिमाण कैसा होता है, कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है ना, अलग अलग होता है। ठीक, तो अब हम यहाँ से मानाकी से स्टार्ट करते हैं। मानाकी संयोजन की, दिखता नहीं है अच्छे से, संयोजन की परिणामी धारिता C। अब अलग अलग कौन है, अलग अलग कौन है, आवेश है ना अलग अलग, तो कुल आवेश लिखेंगे। वहां अलग अलग कौन था, विभवांतर था, इसलिए कुल विभवांतर लिखा था। अब आवेश अलग अलग है तो कुल आवेश Q तथा विभवांतर, या एक ही विभवांतर, इसलिए इसमें कुल लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही विभवांतर है, विभवांतर V है तब, और तब से फिर हमारा डेरिवेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। माना कि संयोजन, मतलब ये जो संयोजन हमने किया है, माना कि संयोजन की परिणामी धारिता C, कुल आवेश Q तथा विभवांतर V है तब। ये तो बहुत ही सरल है। तब कौन अलग अलग है बताओ, अलग अलग कौन है, कौन है, आवेश अलग है, तो जुड़ेगा कौन, जुड़ेगा कौन, आवेश जुड़ेगा। तो Q जो हमने दिया है, यही Q यहाँ बटा है Q1 Q2 Q3 में, तो ये जो Q होगा वो किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू प्लस Qn। इक्वेशन नंबर इसको कौन सा देते हैं, फर्स्ट देते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ दिखता नहीं बोलते तो यहाँ पर दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी भी दिख रहा है क्या, हाँ, अरे अभी भी दिख रहा है क्या, हाँ समझ जाना आप। हाँ चलो, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ, अब वही सूत्र C इज इक्वल टू क्या पढ़े हो आपने बताओ, Q अपॉन V पढ़े हो, तो सूचित करता है Q का मान निकालोगे Q का, तो Q का मान कितना आएगा बताओ, V का यहाँ गुणा हो जाएगा CV, समीकरण में इसको कौन सा दे दोगे, 2 दे दोगे, है ना। और जब 2 दे दिया, जब Q इज इक्वल टू CV है, इसलिए Q1 इज इक्वल टू कितना आएगा, C1 इंटू V आएगा। Q इज इक्वल टू CV है तो Q1 इज इक्वल टू कितना आएगा, C1V आएगा। क्यों आएगा C1V, क्योंकि C1 और Q1 है, V तो सबके लिए कैसा है, समान है, V सबके लिए कैसा है, समान है क्या नहीं है, राइट, है V सबके लिए समान। हाँ, और जब V सबके लिए समान है तो क्या आएगा, Q1 इज इक्वल टू C1V कॉमा Q2 इज इक्वल टू C2V कॉमा Q3 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू C3V कॉमा डेश लगाना, डेश Qn इज, जगह नहीं है यहाँ पे, ऐसे सामने लिखना आप, है ना, सामने ही लिखना है ऐसा, Qn इज इक्वल टू CNV। और जब ऐसा लिख दिया Q1 Q2 Q3 का मान, तो समीकरण नंबर 1 और 2 से
समीकरण 1 व समीकरण 2 से। क्या Q के जगह पर क्या लिखना है, Q बराबर CV, तो ये लिख दिया CV। Q1 के स्थान पर क्या लिखना है, C1V1 C1V, Q2 के स्थान पर C2V प्लस C3V प्लस डेडेडेस प्लस CNV। क्लियर हो गई बात? ओके। और फिर CV इज इक्वल टू, अब बताओ क्या कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा, V कॉमन निकलेगा, बिल्कुल है ना। और V कॉमन निकलेगा तो V कॉमन निकाल दो, यहाँ आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस यहाँ C3 प्लस डेडेस प्लस CN। डेडेस के पहले भी प्लस रहेगा और डेडेस के बाद में भी प्लस रहेगा। बात समझ में आ रही है? ओके। हाँ, अब कौन कट गया, V1 से V1 कट गया, तो C इज इक्वल कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस CN। ये हो गया आपका संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। और इस संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता सभी संधारित्रों की धारिताओं की क्या है, योग है, सीधा सीधा योग है। यहाँ पे, वहाँ उल्टा योग था 1/c, वहाँ क्या था 1/c1 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 था। यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तो C क्या है, C है परिणामी धारिता, C1 C2 C3 क्या है, सभी संधारित्रों की धारिता। तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, अतः संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। बात समझ में आ गई सबके? तो क्या लिख देंगे, अतः मैं लिख देता हूं क्योंकि आप लोग पता नहीं लिख पाओगे कि नहीं। अतः संधारित्रों की, कौन सा क्रम संयोजन है ये, समांतर क्रम संयोजन। अतः संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में कौन परिणामी धारिता, परिणामी धारिता सभी संधारित्रों की, सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के तुल्य होता है। तुल्य मतलब बराबर होता है। ठीक है ना। तो क्या लिख दिए, अतः संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है, तुल्य होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया हूँ क्या, n संधारित्रों के लिए बताया हूँ। किसके लिए बताया हूँ, n संधारित्रों का संयोजन बता दिया। श्रेणी क्रम संयोजन में भी मैंने n बताया, n संधारित्रों का संयोजन बताया, और समांतर क्रम संयोजन में भी मैंने क्या बताया आपको, n संधारित्रों का बताया। लेकिन यदि आपको परीक्षा में n न पूछ ले कि 3 संधारित्रों को, कितने संधारित्रों को, 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा समांतर क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी व समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया, ये क्वेश्चन हो गया मान के चलो, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। परिणामी धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो जो मैंने n बनाया हूँ, n बनाया हूँ, वहाँ कितना बनाना है आपको, अब कितने बनाओगे, हाँ बताइए, 3 ही बनाएंगे, है ना। आप वहाँ पर कितने बनाएंगे, केवल 3 ही बनाएंगे, आपको ज़्यादा नहीं बनाना है। यानी ये जो आपने बनाया हो n, इसमें आपको क्या करना है, कटौती कर देना है, 1 2 3 खत्म, इस तरह से हो गया। इतने ही बनाना है, 3 बनाना है। वैसे समांतर में, श्रेणी में 1 2 3, बस ये वाला बिंदु A और ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, मतलब अगर कुछ नहीं बोलता है, 3 नहीं बोलता है, तो मैंने जैसा बताया वैसे ही बना लेना, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो आपको 3 ही बोला है, 3 संधारित्र है जिनकी धारिता C1 C2 और C3 है,
श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ऐसा अगर बोलता है तो आपको केवल 3 बनाना है, अन्यथा मैंने जैसे बता दिया हूँ वैसे ही बनाना है। बात समझ में आ गई सबके? यस आर नो? ओके, यस, ठीक। ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी, है ना, और समझने की दृष्टि से, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं, है ना। तो इसका ये देखो 22 ही बच्चे हैं, बताया ना मैं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्या लिखा है? 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड तथा 4 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र क्रमशः श्रेणी क्रम संयोजन व समांतर क्रम में संयोजित हैं। दोनों परिस्थितियों में परिणामी धारिता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको बनाना है। आपके पास में श्रेणी क्रम संयोजन का भी सूत्र है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, और समांतर क्रम संयोजन का भी सूत्र है c = c1 + c2 + c3। ये दोनों सूत्रों का उपयोग करके आप परिणामी धारिता क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। ठीक।